आज हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रेबिलियन एंड रेजिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह ट्राइबल पीपल, आदिवासी और किसान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह कर उन गरीब, लाचार, बेसहारा आदिवासी और किसानों को कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी खास वजह फॉरेस्ट लॉस था, जंगली कानून अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चे कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी का वो जमाना था, लॉर्ड डलहौजी का जो पीरियड हुआ 1848 टू 1856, वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने या उनके जमाने में सबसे पहले इंडिया में रेलगाड़ी चली। रेलगाड़ी 1853 में चली। अब अंग्रेजों को एक फिक्र सताने लगी, रेल का तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर दिया, पटरी बिछाना होगा, लोहे का पटरी, रेल ट्रैक बिछाना होगा। और रेल ट्रैक बिछाने के लिए जिस पर वो रेल ट्रैक बिछेगा, सेट होगा, वो लकड़ी का होगा। लकड़ी हम लोग इतना कहां से लाएंगे? इस वजह कर अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। आइए देखते हैं फॉरेस्ट एक्ट 1855 ये इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट वो 1865 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो सबसे खास है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। यहां से सवाल है, पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत हिंदुस्तान के जंगलों को डिवाइड किया गया और कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो जवाब इसका है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत 1878 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नंबर 3 विलेज फॉरेस्ट। यह भी सवाल पूछता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगलों को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में बांटा गया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक और सवाल करता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या इस चैप्टर से कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 का क्या प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस है, आप इस तरह लिखेंगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो देखिए, इसका जवाब होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 के तहत जंगलों को 3 हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस कानून के तहत, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 के तहत जंगल के लकड़ियों को काटने पर बैन लगा दिया गया। अब कोई घास, फल या जड़ नहीं काट सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही साथ टीक की लकड़ी, उसको भी काटना बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। लेकिन इस कानून में एक गुंजाइश थी। गुंजाइश ये थी कि ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग, जो एक्ट ऑफ 1878 के तहत जो 3 हिस्सों में बांटा गया फॉरेस्ट को, तो आखिर वाला जो पार्ट है विलेज फॉरेस्ट, आदिवासी या किसान इस फॉरेस्ट को, विलेज फॉरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही साथ एक और उसका प्रोविजन है झूम कल्टीवेशन, झूम की काश्तकारी, झूम कल्टीवेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय झूम कल्टीवेशन? जवाब लिखेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसका आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया गया। तो ये थे प्रोविजंस। अब आइए एक और सवाल पैदा होता है कि जब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए
पाबंदियां लगा दी गई तो इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। तो क्या रिएक्शन हुआ है उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक है प्राइमरी रिएक्शन, दूसरा है सेकेंडरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन में देखेंगे कि गरीब, मासूम, आदिवासी लोग, ट्राइबल पीपल, वो अंग्रेजी गवर्नमेंट अंग्रेजी ऑफिशियल अफसरान के पास जाते हैं, उनसे गिरियाबाजारी करते हैं कि सर आप लोग ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 है इसको बातिल करार दे दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अंग्रेजी अफसरान उन लोगों की एक नहीं सुने। बाद में ये मासूम ट्राइबल पीपल, ये लोग उन लोगों को ब्राइब देते हैं, घूस देते हैं, लेकिन वहां भी काम नहीं बनता। आइए दूसरी तरफ देखते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। सेकेंडरी रिएक्शन में देखेंगे कि ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग और किसान लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं। बगावत फूट पड़ती है। उसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, रेबिलियन एंड रेजिस्टेंस, पेजेंट्स के जरिए, ट्राइबल पीपल के जरिए। तो अब आइए एक और चीज देखें कि आपके सिलेबस नंबर 3 में हिस्ट्री का, तारीख का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किसानों और आदिवासी के जरिए जो तहरीक या बगावत चली वो टोटल 14 है। आप लोगों को 14 पढ़ना है। उसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, पूरा मैं नहीं लिख पाया क्योंकि जगह के शॉर्टेज की वजह कर मैं पूरा नहीं लिख पाया। एक नंबर है चुआर रिबिलियन। चुआर रिबिलियन का पीरियड हुआ 1798 टू 1799। उसके बाद कोल रिबिलियन, कोल रिबिलियन का पीरियड हुआ 1831 टू 1832। उसके बाद हुआ संथाल रिबिलियन, संथाल रिबिलियन का पीरियड हुआ 1855 टू 1856। उसके बाद मुंडा रिबिलियन, मुंडा रिबिलियन का पीरियड हुआ 1899 टू 1900। उसके बाद हमने जो दूसरा डिवीजन क्रिएट किया है वो है पेजेंट रिवोल्ट, यानी किसानों के जरिए चलाई गई तहरीक या बगावत। उसमें हम लोग देखते हैं सन्यासी या फकीर रिबिलियन, उसका पीरियड हुआ 1763 टू 1800। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाबी मूवमेंट, वहाबी तहरीक, जिसका टाइम पीरियड हुआ 1831 टू 1870। उसके बाद फिराजी मूवमेंट, फिराजी तहरीक। उसके बाद इंडिगो, नील की तहरीक, जो जिसका पीरियड हुआ 1859 टू 1860। ये उसका पीरियड हुआ। और भी है, आप लोग किताब में देख सकेंगे, दूसरे क्लास में मैं इसके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि उसका क्या हिस्टोरियोग्राफी है। ये जो फॉरेस्ट एक्ट है या किसानों के जरिया तहरीक जो चलाई गई, आदिवासियों के जरिए जो बगावत किया गया, उसका हिस्टोरियोग्राफी क्या है, उसका हिस्टोरियोग्राफी, उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या, आउटलुक क्या है। तो आइए बहुत मुख्तसरन, इख्तिसार के साथ, वेरी ब्रीफली मैं डिस्कस करता हूं। आप लोगों को ये पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसका डेट था 23 जून 1757। ये सिराजुद्दौला और उस जमाने में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वो जंग, दोनों में जंग हुई और इसमें बहुत ड्रामाई तौर पर सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई। उसके 7 साल के बाद यानी 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसका डेट है 22 अक्टूबर 1764। इस बैटल में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक उसके 1 साल बाद जो 1765 था, 2 ट्रीटी साइन हुआ। 2 ट्रीटी साइन हुआ। एक ट्रीटी जो साइन हुआ वो 5 अगस्त 1765 को था और सेकेंड ट्रीटी जो हुआ जिसका नाम है इलाहाबाद ट्रीटी, सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी, पहला वाला का नाम हुआ फर्स्ट इलाहाबाद ट्रीटी, सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी जो साइन हुआ 12 अगस्त 1765। ये जो साइन हुआ मुगल इंपेरर शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी था, मुआहदा था। वो इस तरह कि इस ट्रीटी के तहत शाह आलम II, मुगल इंपेरर, इन्होंने अंग्रेजों को दीवानी राइट, दीवानी का हक दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि दीवानी राइट, व्हाट इज दीवानी राइट? दीवानी राइट किसे कहते हैं? दीवानी राइट जब अंग्रेजों को मिला, वो लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
उस दीवानी राइट के तहत, उस दीवानी के हक के तहत वो लोग बंगाल में रेवेन्यू टैक्स वसूल कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे। साथ ही साथ सिविल केसेस को भी डिसाइड कर सकते थे। ये हक उन लोगों को दे दिया गया। एक और बात मैं बताता चलूं आप लोगों के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए कि उस जमाने में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रोविंस था, एक प्रोविंस था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो राइट दे दिया गया, यहां पे अंग्रेज बहुत चतुराई से काम लेते हैं। वो चतुराई इस तरह कि अंग्रेज खुद नहीं जाते रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसानों से या ट्राइबल पीपल से, आदिवासी लोगों से। नहीं, वो लोग अपने जमींदार को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं कि आप लोग जाओ और आप लोग रेवेन्यू को किसानों से वसूल करके लेके आओ, कलेक्ट करो। एक और बात यहां मैं बताना चाहूंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हम लोग रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड देखें और कॉलोनियल गवर्नमेंट या अंग्रेजों के दौर का रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे तो उसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि मुगल हुकूमत के जमाने में या मुगलिया दौर में जो किसानों की जमीन हुआ करती थी या ट्राइबल पीपल का खेत हुआ करता था या जंगल ले लीजिए ना, या खेत ले लीजिए, तो वो उसका मालिक खुद किसान या आदिवासी लोग हुआ करते थे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट में खेत या जमीन के मालिक अंग्रेज हुआ करते थे। एक और बात कि मुगलिया दौर में जो रेट ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन मुगलिया हुकूमत के ऑफिसर जो हुआ करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, वो लोग जालिम नहीं हुआ करते थे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौर में अंग्रेजों का जो रेवेन्यू था वो कंपैरेटिवली कम था, लेकिन वो लोग जालिम थे, वो लोग बहुत क्रूअल थे। इस वजह कर भी हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल पीपल और फॉरेस्ट किसान लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिए। आइए अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैं आने से पहले मैंने मॉडल क्वेश्चन देखा, तो उसमें एक सवाल था कि व्हाट वेयर द काउजेस ऑफ द ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट्स। आदिवासी या किसानों के जरिए जो तहरीक चलाई गई थी उसकी क्या वजूहात थे, क्या काउजेस थे। तो काउज नंबर 1, पहला काउज अगर हम लोग लिखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं यहां से देख के, टॉर्चर ऑफ लैंड लॉर्ड्स ऑन ट्राइबल पीपल एंड पेजेंट्स फार्मर्स। ये जो लैंडलॉर्ड थे ये अंग्रेजों के मीडिएटर थे। इन लोगों से टैक्स को, इन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों के अकाउंट में जाकर जमा कर देते थे। तो उस जमाने में ये लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे ये आदिवासी से, किसानों से एक्स्ट्रा बढ़ती अमाउंट कलेक्ट करते थे। अगर ये लोग नहीं दे पाते तब इन लोगों पर जुल्म सितम किया जाता, इन लोगों की जमीनें छीन ली जाती, काश्तकारी करने का राइट, हक छीन लिया जाता और मारा पीटा भी जाता। इनके बच्चों को, जानवर मवेशियों को, उनके घर की औरतों को उठा के ले जाया जाता था। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब कुदरती आफात, नेचुरल कैलेमिटी की वजह कर गरीब किसान या आदिवासी लोग काश्तकारी नहीं कर पाते, जब फसल नहीं उगता, तो उस जमाने में भी इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। हालांकि मुगल पीरियड में ऐसा नहीं था। अगर नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कुदरती आफात हो जाए, तो रेवेन्यू एग्जेम्प्ट कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता था। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के जमाने में ऐसा नहीं था। वो लोग टॉर्चर करते, जोर जबरदस्ती करते कि आप कहीं से भी पैसा ला के दो। हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 2, अपोजिशन ऑफ मनी लेंडर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनी लेंडर, जब इनसे जबरदस्ती कहा जाता है कि आप पैसा लेके आओ, कहीं से लेके आओ, फसल नहीं हुआ हम लोग नहीं जानते, वरना आपकी मवेशी को हम लोग लेके चले जाएंगे, आपके घर के बच्चों को हम लोग लेके चले जाएंगे, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा हम लोग वापस नहीं करेंगे। तो मजबूरन किसान को लैंडलॉर्ड के पास मनी लेंडर के पास जाना पड़ता, जो सूद पे पैसा देते थे। और सूद पे पैसा तो मिल जाता, लेकिन वो लोग कागज पे सिग्नेचर करवा लेते
थंब इम्प्रेशन ले लेते कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, सूद का जो रेट होगा वो 50 to 500% हुआ कर, 50 से 500 का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को देना पड़ता था, जो कभी जिंदगी में वो लोग नहीं दे पाते थे। इस वजह कर भी ये बगावत उमड़ पड़ी शुरू हुई। नंबर 3 देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 22 मार्च 1793 को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड हुआ 1786 टू 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा परेशानी पैदा किए किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह कर भी किसान और आदिवासी मूवमेंट या रिवोल्ट शुरू करने पर मजबूर हो गए। चौथा नंबर देखेंगे फोर्स्ड फॉर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप को का कल्टीवेशन, काश्तकारी करने पर उन लोगों को मजबूर किया जाता है। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 में, एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में, वो इंडिगो रिबिलियन, नील की काश्तकारी, जिसका पीरियड 1859 टू 1860। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो नील के काश्तकार थे उन लोगों को मजबूर किया जाता था कि आपको कोई फसल कल्टीवेट नहीं करना है, सिर्फ नील या इंडिगो कल्टीवेट करना। एनीवे, तो कैश क्रॉप में अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था, ज्यादा प्रॉफिट होता था। इस वजह कर वो लोग किसानों को, आदिवासियों को सिर्फ कैश क्रॉप ही कल्टीवेट करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसके बाद है नंबर 5 में क्रिश्चियन मिशनरीज। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, ये गरीब अनपढ़ लोगों को समझाते बुझाते कि देखिए आप क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियन मजहब को कबूल कर लीजिए और बहुत सारे फैसिलिटीज भी आपको देंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज जो हैं वो आपको दिया जाएगा और आपका जो कर्ज वगैरह वो भी माफ कर दिया जाएगा। तो ये बेचारे गरीब किसान और आदिवासी लोग मजबूरन अपने वजूद को बचाने के लिए क्रिश्चियन मजहब कबूल कर लेते थे, ईसाई धर्म कबूल कर लेते थे। एक एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ेंगे, मुंडा रिबिलियन। मुंडा रिबिलियन का जिक्र हमने यहाँ पे किया है, जिसका पीरियड है 1899 टू 1900। उसमें बिरसा मुंडा उसका लीडर हुआ करता है। बिरसा मुंडा अपनी इब्तदाई दौर में क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन ईसाई मजहब कबूल कर लेता है, लेकिन बाद में वो फिर हिंदू बन जाता है। तो ये सारे वजूहात थे काउजेज ऑफ ट्राइबल और पेजेंट रिवोल्ट का। एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन 2017 में आया। ये क्वेश्चन है, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनएक्टेड द फॉरेस्ट लॉज। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके बिना पर अंग्रेज या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने अभी जिक्र किया है इसका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में है। इसका जिक्र मैंने किया है कि जब रेल इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, पहली रेल जो चली वो बंबई से थाने 1853 को चली, तो अंग्रेजों को अब लकड़ियों की सख्त जरूरत पड़ी। तो लकड़ी लाए कहां से भाई? तो जंगल में तो सब आदिवासी लोग सब लकड़ी को काट दे रहे हैं, तो मजबूरन उन लोगों को फॉरेस्ट एक्ट लाना पड़ा। और इस फॉरेस्ट एक्ट का भी इसमें जिक्र करना है, इस तरह से जिक्र करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका जिक्र करेंगे। ये सब जो प्रोविजंस है ये सब भी आप लोग को लिखना है। तो यही हुआ, इसमें आप लोग इसको किस तरह से करना है, किस तरह से लिखेंगे, इसको जरूर आप लोग कर लेंगे, ताकि ये जो चैप्टर पढ़े आप लोग कहाँ तक समझें ये आप लोगों का आइडिया होगा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट में इसी चैप्टर नंबर 3 से हम लोग और आगे की चीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।